हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी में हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पानी में एक लड़की डूब रही थी, उसे एक लड़का बचाता है। फिर हम देखते हैं फ्यू को, जो इटली में वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि मेरा पैसा निकलवा दो, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर हम देखते हैं फायो किसी ओल्ड मैन के पास जाता है। जब ओल्ड मैन पूछता है तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं इन्वेस्टर एडवाइज़र हूँ। वो अपना आइडेंटिटी चेंज कर देता है। उसका एक हैकर दोस्त है उसकी वजह से, और उसका एक और दोस्त है जो बहुत अच्छा फाइटिंग करता है। दोनों मिलकर गुंडों लोग से पैसे निकलवा लेते हैं। तभी फायो को पता चलता है कि प्रेसिडेंट जो बहुत बीमार हो गए हैं। उन्होंने खुद जियांग का पता भी भेज दिया है। फिर हम सिनयांग को देखते हैं जो कि बहुत सीधी है, जो पेंटिंग कर रही थी, जिसका शक्ल बिल्कुल जियांग से मिलता है, जो आर्ट कॉलेज में पढ़ रही थी और जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करके घर जाना चाहती थी। फिर हम जियांग को देखते हैं, वो बहुत क्लेवर है और वह 13 यूनिवर्सिटी भी चेंज कर चुकी है। उसे दादाजी बुलाते हैं इसका सेफ्टी के लिए। जियांग कहती है मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, बस आप इंतजार कीजिए दादाजी। जिसके बाद जियांग के पास फायो का फ़ोन आता है। फिर जियांग बोलती है 17 साल बाद ये कैसे, और फायो मिलने के लिए बुलाता है। जब वो जाती रहती तब जियांग को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर हमें सियांग को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए लू फांग चाइना से आता है। उसे जियांग समझ के कहता है तुम्हें दादाजी ने बुलाया है। फिर सियांग बोलती है कि वो जियांग है, मेरा नाम सियांग है। तूफान उसको फोटो दिखाता है जियांग का। वो ये बात अपनी फ्रेंड को बताने वाली थी, तभी जियांग सामने आ जाती है। जो गुंडे जियांग के पीछा कर रहे थे वो सियांग को जियांग समझकर किडनैप कर लेते हैं। उसी समय बताता है कि अभी तो तुम कुछ लड़के के साथ जाते देखा था, कपड़ा भी चेंज था। फिर जियांग देखती है सियांग को कोई लेकर जा रहा था गाड़ी में। फिर जियांग फायो को बोलती है मुझे किसी को बचाना है, और फिर पीछा करने लगती है। जोर से गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिससे ड्राइवर को चोट लग जाता है और सियांग को लेकर चली जाती है। जियांग कहती है सियांग से गलती से वो तुम्हें उठाकर ले गया था, यह सब मेरा गलती है, पर ये दोबारा नहीं होगा। तभी वो दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जियांग दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। तब डॉक्टर कहते हैं जियांग सियांग को बचाने की कोशिश में उसका मौत हो गया है। सियांग की आंखें भी चली गई है, और डॉक्टर ये भी कहता है जियांग का आंखें सियांग में क्यों न डाल दिया जाए। तब फायो एकदम शॉक्ड हो जाता है। दोनों का फेस सेम टू सेम रहता है, और फायो सियांग को उठने का 3 दिन वेट करता है। जब वो उठती है तो पूछता है कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। तो वो बोलती है मैं तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, फियांसी कहाँ से आ गया। फायो बोलता है कि तुम आज से जियांग हो, सियांग नहीं। सियांग मर चुकी है। तो डर के मारे बेड से गिर जाती है और भागने लगती है। बोलती मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। फिर वो अपने आप को मारने का कोशिश करती है। फायो उसे बचा लेता है। जब सियांग बैठ के रोती रहती है तब वो जियांग का बात याद करती है, फायो से भी मिलना है। तब फायो इसीलिए इसके साथ जाने के लिए मान जाती है। सियांग जो कि अब जियांग है, उसे सब कहानी बताई जाती है। जियांग बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जब वो 7 साल की थी तो उसका मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और मॉम मिसिंग हो जाती है। इस हादसा से बचाने के लिए उसके दादाजी अब्रॉड भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, और जहाँ वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर रहती है। फायो जियांग का पूरा डिटेल ला कर दे देता है और कहता है वह सब तुमको याद करना है। इसका फैमिली फ्रेंड के साथ कैसा व्यवहार था, और उसका फैमिली में कौन कौन है, वह कितने सारा स्कूल चेंज की, और कितने लैंग्वेज और फेवरेट फूड और क्लोथ एक्सेट्रा। जियांग कहती इतना कम टाइम में इतना सारा कैसे याद कर पाऊंगी। तब फायो बोलते तुम्हें याद करना ही होगा। जहाँ हम लोग जाने वाले वहाँ सब लोगों की नज़र तुम पर होगी, और एक छोटी सी मिस्टेक हम दोनों को मरवा सकती है, इसलिए चुपचाप याद करो। जियांग के हाथ में पेपर का टुकड़ा था, तब फायो लेकर जला देता है और कहता है तुम क्या कोई प्रूफ ले जियांग हो, जियांग नहीं। जिस पोजीशन के लिए यह सब कुछ हो रहा था वहाँ जियांग का कज़न आकर बैठ जाता है और कहता है कि दादाजी तो बीमार है और कोई वारिस नहीं है, अगला सीईओ मैं ही बनूंगा। इसलिए सीईओ बनाने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो उन लोग फोर्सली साइन कर दे। तभी फायो जियांग को लेकर आ जाता है। जियांग बहुत घबराई हुई थी। अभी फायो कहता है उत्तराधिकारी जो सीईओ का पोजीशन के लिए लायक है वो जियांग है। अभी जियांग का कजन गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम कहाँ से आ गई हो, तो तुम दादाजी के टच में बिल्कुल नहीं थी। अभी फायो होती है। तभी जियांग नर्वस हो जाती है। तब जियांग फायो को संभालता है और कहता है तुम्हें कैसे पता दादाजी इसके टच में नहीं थे, तुम क्या दादाजी पर नजर रखते थे। तब जियांग अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद
हमें देखते हैं जो कार एक्सीडेंट करवाया था वो बोलता है कि कार बुरी तरह से डैमेज हो गया, फिर भी वो कैसे बच गई। फायो जियांग को जुंग मैंसन लेकर जाता है। वो जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी उन लोगों के एक अंकल मिलते हैं। फायो जियांग का हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था तो पूछते हैं कौन है। तब जियांग को बोलने से पहले ही फायो बोलता है मैं फियोंसी हूँ। फिर आंटी पूछती है तुम कौन हो, तब फायो बोलता है का हूँ। उसके बाद जियांग के दादाजी से सब मिलने जाते हैं। जियांग सोफा पर बैठकर सोचती है क्या मैं गलत डिसीजन तो नहीं ली, क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया। फिर जियांग देखती है जो जियांग के पास इतने सारे शूज, नेकलेस, ज्वेलरीज, मेकअप, कपड़े रहते हैं। तभी वहाँ फायो आ जाता है। कहती है मैं बस देख रही थी। तो बोलता है जब तक तुम 1 साल के लिए जियांग हो ये सब तुम्हारा। जो जियांग को लाने के लिए इटली गया था वो बैठकर सियांग के बारे में सोच रहा था। 2 लड़की का एक तरीका से फेस कैसे हो सकता है। मैंने सियांग को तो देखा पर जियांग को नहीं देख पाया। 2 वीक से वेट कर रहा हूँ। वहाँ एक लड़की आ जाती है जो ज्वेलरी की सीईओ होती है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जियांग आ गई है, चाइना आ गई है। जब ये बताता है तो सियांग के पास पहुँच जाता है तो उसको पहचान लेता है। कहता है सियांग, तो वो बोलती हाँ नहीं मैं सियांग नहीं हूँ, मैं जियांग हूँ, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तब वो कहता है कि मैंने उसे बहुत टाइम कॉल किया था, तुम्हारा फोन रिंग होता है कि नहीं इसी नंबर से। उसके पास वो फोन तो था ही नहीं, वो फंसने वाली थी। तभी फायो फोन लेकर आ जाता है जिस पर रिंग हो रहा था। तब फियो कहता है कि हम दोनों ने फ़ोन एक्सचेंज कर लिया है, इसलिए उसका नंबर मेरे पास आ गया है। तब फियो जियांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती हो, और कहता है कि एक गलती मौत के करीब पहुंचा सकती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। फिर जियांग कहता है कि तुम क्यों फियोंसी होने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुमको कोई जानता भी नहीं यहाँ पे, तुम क्या प्रॉपर्टी के लिए सब कर रहे हो। तब फायो जियांग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। सियांग जो कि अब जियांग है उसे सब कहानी बताई जाती है। जियांग बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। जब वह 7 साल की थी तो उसका मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और मॉम मिसिंग हो जाती है। इस हादसा से बचाने के लिए उसके दादाजी अब्रॉड भेज देते हैं पढ़ाई के लिए, और जहां वो अपना आइडेंटिटी छुपा कर रहती है। फायो जियांग का पूरा डिटेल ला कर दे देता है और कहता है वो सब तुमको याद करना है, इसका फैमिली फ्रेंड के साथ कैसा व्यवहार था और उसका फैमिली में कौन कौन है, वह कितने सारा स्कूल चेंज की और कितने लैंग्वेज और फेवरेट फूड और क्लोथ एक्सेट्रा। जियांग कहती इतना कम टाइम में इतना सारा कैसे याद कर पाऊंगी। तब फायो बोलते तुम्हें याद करना ही होगा, जहां हम लोग जाने वाले वहां सब लोगों की नज़र तुम पर होगी और एक छोटी सी मिस्टेक हम दोनों को मरवा सकती है, इसलिए चुपचाप याद करो। जियांग के हाथ में पेपर का टुकड़ा था, तब फायो लेकर जला देता है और कहता है तुम क्या कोई प्रूफ ले जियांग हो, जियांग नहीं। जिस पोजीशन के लिए यह सब कुछ हो रहा था वहाँ जियांग का कज़न आकर बैठ जाता है और कहता है कि दादाजी तो बीमार है और कोई वारिस नहीं है, अगला सीईओ मैं ही बनूंगा, इसलिए सीईओ बनाने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो उन लोग फोर्सली साइन कर दे। तभी फायो जियांग को लेकर आ जाता है। जियांग बहुत घबराई हुई थी। तभी फायो कहता है उत्तराधिकारी जो सीईओ का पोजीशन के लिए लायक है वो जियांग है। फिर जियांग का कजन गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम कहाँ से आ गई हो, तो तुम दादाजी के टच में बिल्कुल नहीं थी। तभी फायो आती है। तभी जियांग नर्वस हो जाती है। तब जियांग फायो को संभालता है और कहता है तुम्हें कैसे पता दादाजी इसके टच में नहीं थे, तुम क्या दादाजी पर नजर रखते थे। तब जियांग अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद हमें देखते हैं जो कार एक्सीडेंट करवाया था वो बोलता है कि कार बुरी तरह से डैमेज हो गया, फिर भी वो कैसे बच गई। फायो जियांग को जुंग मैंसन लेकर जाता है। वो जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अभी उन लोगों के एक अंकल मिलते हैं। फायो जियांग का हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था तो पूछते हैं कौन है। तब जियांग को बोलने से पहले ही फायो बोलता है मैं फियोंसी हूँ। फिर आंटी पूछती है तुम कौन हो, तब फायो बोलता है का हूँ। उसके बाद जियांग के दादाजी से सब मिलने जाते हैं। जियांग सोफा पर बैठकर सोचती है क्या मैं गलत डिसीजन तो नहीं ली, क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया। फिर जियांग देखती है जो जियांग के पास इतने सारे शूज, नेकलेस, ज्वेलरीज, मेकअप, कपड़े रहते हैं। तभी वहाँ फायो आ जाता है। कहती है मैं बस देख रही थी। तो बोलता है जब तक तुम 1 साल के लिए जियांग हो ये सब तुम्हारा। जो जियांग को लाने के लिए इटली गया था वो बैठकर सियांग के बारे में सोच रहा था। 2 लड़की का एक तरीका से फेस कैसे हो सकता है।
मैंने सियांग को तो देखा पर जियांग को नहीं देख पाया। 2 वीक से वेट कर रहा हूँ। वहाँ एक लड़की आ जाती है जो जोली की सीईओ होती है। वो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जियांग आ गई है, चाइना आ गई है। जब ये बताता है तो सियांग के पास पहुँच जाता है तो उसको पहचान लेता है। कहता है सियांग, तो वो बोलती हाँ नहीं मैं सियांग नहीं, मैं जियांग हूँ, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तब वो कहता है कि मैंने उसे बहुत टाइम कॉल किया था, तुम्हारा फोन रिंग होता है कि नहीं इसी नंबर से। उसके पास वो फोन तो था ही नहीं, वो फंसने वाली थी। तभी फायो फोन लेकर आ जाता है जिस पर रिंग हो रहा था। तब फियो कहता है कि हम दोनों ने फोन एक्सचेंज कर लिया है इसलिए उसका नंबर मेरे पास आ गया है। तब फियो जियांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती हो, और कहता है कि एक गलती मौत के करीब पहुंचा सकती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है। फिर जियांग कहता है कि तुम क्यों फियोंसी होने का नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुमको कोई जानता भी नहीं यहाँ पे, तुम क्या प्रॉपर्टी के लिए सब कर रहे हो। तब फायो जियांग के कुछ ज्यादा ही क्लोज जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि फाया और उसका दोस्त दादाजी को लेकर लिफ्ट से जा रहे थे। तब और इसके बाद हम देखते हैं सियांग अपना पैकिंग कर रही थी जब उसको जियांग का याद आता है। उसने कहा था कि तुम्हें गलती से मुझे समझकर वो उठा लिए हैं पर अब नहीं होगा। और जब उसका एक्सीडेंट होता है तो वो कहती है कि तुम मेरे घर जाना और फायो से ज़रूर मिलना। वो लोग दादाजी को लेकर जल्दी जल्दी जा रहे थे तभी फायो को कार आने का आवाज़ सुनाई देता है और दोनों छुप जाते हैं। वो लोग जियांग का कज़न और उसका फ्रेंड रहता है। तभी उसी समय सियांग आकर उन लोग को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि सियांग बाहर कार के पास खड़ी रहती और फायो का वेट करती रहती है। तभी देखती फाया बहुत तेजी से उसके पास आ रहा था। तब फायो कहता है कि तुम तो जा रही थी ना, फिर वापस क्यों आई, तुम्हें पता है कितना डेंजर है हैंगसेंग हॉस्पिटल में। फिर ये कहती है कि तुम्हारे लिए भी तो बहुत रिस्क था ना, पर तुम भी तो आए थे ना। तब फायो बोलता है कि सियांग का शेयर उसके नहीं हो सकता, वो किसी को नहीं होने देगा और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। फिर सियांग पूछते कि तुम्हें अगर चाहिए क्या, ना प्रॉपर्टी चाहिए ना कुछ और चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर फाया बोलता है कि मैं सियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं चाहता हूँ कि जो हक उसको है उसको ज़रूर मिले और किसी और को नहीं। अगर वो उसको नहीं मिल पाएगा तो किसी और को भी ना मिले। और उसको हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम यहाँ से जाओ। तो फिर वो बोलती है कि मैं यहीं रहूँगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। आज मैंने तुम्हें वहाँ पे किया प्रोटेक्ट। तब वो पूछती है कि तुम दादाजी को लेकर कहाँ गए। तो वो बोलता है कि वहाँ पे दादाजी का सही इलाज नहीं हो रहा था और हमें पता चलता है कि उनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है पर जानबूझकर उनको सीरियस बताया जा रहा है जिससे उनका बीमारी का फायदा उठा के कोई और सीईओ बन सके। हमने कोई और हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना चालू कर दिया है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। इसका भाई बोलता है उसको हुआन फैमिली किसी लड़के को पटाना चाहिए। कहते हैं कि उस फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम शादी कर पाओ तो और भी बहुत बढ़िया है, जिसका हमको फायदा उठाना चाहिए। अब देख बोर्ड का रिजल्ट आ गया था जिसको लेकर वो आ रहा था। तभी जिसके उसको फोन आता है, उसे बात करने के लिए बाहर निकलता है। तभी मौका पाकर उसका दोस्त हायू का दोस्त उसको रिपोर्ट को चेंज कर देता है, उसका हैकर फ्रेंड ने किया था। और सब इसका रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसका डीएनए मैच हो गया था। इन्हें लगा था कि डीएनए मैच नहीं होगा बिकॉज सबको लग रहा था कि ये सिंगियान पहले वाली सिंगियान नहीं है और सिंगियान का कज़न गुस्सा करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी दादाजी को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं पर फायो का दोस्त उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है कि वहाँ पे दादाजी तो रहते ही नहीं है। फिर सिंगियान आती है और कहती है कि मेरा रुतबे का थोड़ा तो कदर करो। फिर आंटी जल्दी से आती है और ब्लैंकेट हटा रहती है। तब देखती है दादाजी नहीं है तो उसको चाटा मारने वाली रहती है। तभी फायो आकर उसको बचा लेता है। तो कहता तुम ठीक तो। तब आंटी बोलती है कि तुम दोनों ने मिलकर दादाजी को किडनैप करवा दिया हो ना, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तभी दादाजी यहाँ पर ठीक ठाक आ जाते हैं। उसके दोस्त लोग लेकर आते हैं फायो के। इनका इलाज अच्छे से हो गया था। तभी सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी का हकदार सिंगियान को बनाता हूँ और वही सीईओ बनेगी। इस बात से उस सिंगियान कज़न को बहुत गुस्सा आता है और रूम का सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। मैंने इतना मेहनत की तभी सीईओ वो बनेगी। तभी उसका फ्रेंड जो उसके साथ रहता है बोलता है कि क्यों ना उसे मार दिया जाए। तभी सिंगियान मिरर के सामने बैठकर सोचने लगती है फायो के बारे में जो कह रहा था कि मैं जिंगियान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर वो सोचती है मैं उस खरूस के बारे में क्यों सोच रही हूँ। तभी कोई नॉक करता है डोर में। जब वो डोर खोलती है तब फायो रहता है और बोलता है क्यों ना हम लोग एक साथ एक ही रूम में रहे। और उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। अब से हम एक ही रूम में रहेंगे जिससे 24 आवर में तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। अब से तुम प्रेसिडेंट बन चुकी हो ना, इसलिए तुम पर जान का खतरा है। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे
क्योंकि ओनली एक बेड है। तब फायो बोलता है एक सोफ़ा है बाथरूम में, तुम चाहे कहीं भी सो जाओ। तो नहीं, मैं सोफ़ा पे नहीं सोऊंगी, बाथरूम में नहीं सोऊंगी, मैं बेड पे सोऊंगी। तब फायो बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक बेड पे सोऊं? तब वो कहती है अभी तक तो हमारा रिंग सेरेमनी भी नहीं हुआ है। वो बोलता है क्या तुम चाहती हो कि रिंग से तुम्हारे लिए करवा दूं? जब फायो अपना टाई खोलता है तब फायो बोलता है कि तुम क्या कब तक मुझे देखती रहोगी? उसके रूम में एक हैंडसम सा लड़का बैठा है तो उसको कैसे नींद आएगा, वो इधर उधर करती रहती है और उसे जल्दी ही सुबह उठा दिया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब फायो सो रहा था तभी उसे एक्सीडेंट का सपना आता है। उसे लगता है कि वो पानी में डूब रहा है। तभी सियांग आती है उसके पास, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तब उसका गला पकड़ लेता है, जब मैं सो रहा हूँ तो तुम मेरे आसपास मत आना। तभी लुफांग का डैड फ़ोन करता है और बोलता है कि उन्हें एक लड़की को डेट करना है, उनके बिजनेस के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। जब वो जाता है तो देखता है वही लड़की थी जो उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तब वो लड़की बोलती है कि तुमने उस टाइम रिजेक्ट किया था, मैं तुम्हें अभी रिजेक्ट करता हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरा भाई बोला है। बोलती चलो ये सब बात छोड़ो, चलो हम लोग बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं। तुम क्या मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे? तो वो स्टाफ मना कर देता है, बोलता है जिस कंपनी में मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। तभी हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है। उसमें सब लोग बातें कर रहे थे कि ये लड़की सीईओ बनने लायक नहीं है। तभी सियांग आ जाती है। उसका आने का एटीट्यूड कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगती है। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट मान लूँगा। वो प्रॉब्लम लोन के रिलेटेड रहता है। जब सियांग निकाल रही थी तब उसकी फ्रेंड उसी कंपनी में काम करने के लिए आती है। उसको लगता है कि उसकी फ्रेंड को बुलाना चाहती है। फिर उसके सामने हायो का फ्रेंड आ जाता है। अब वो उसको देखती रह जाती है। फिर बोलती मैं कॉमिक में काम करती हूँ, क्या तुम मेरा हीरो बनोगे? फिर वो चला जाता है इग्नोर करके। तब उन लोग को पता चलता है कि जो आदमी के पास लिस्ट है वो भाग रहा है अब्रॉड के लिए। तब फायो उसको पकड़ने जाता है। तभी सियांग आ जाती है, उसके साथ जाने लगती है। फिर देखते हैं सियांग उस आदमी को अकेले ही पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है और बहुत प्यार से मांगती है दे दो दे दो। वो नहीं देता है, वो बैग फेंक देता है। फिर फायो आता है, उसको उल्टा लटका देता है। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। हम देखते तभी फायो को वो पेन ड्राइव दे देता है। तब सियांग देख रही थी कि फायो को हाथ में चोट लग जाता है और वो मेडिसिन अप्लाई करने के लिए जाती है और वो मेडिसिन लगा देती है। वो मेडिसिन उसे बहुत प्यार से लगा रही थी। फिर हमें उसको फ्रेंड को दिखाया जाता है कि सोच रही थी कि वो आदमी फिर से मिल जाए। वो सामने से आ जाता है जिससे वो उसको रोकती है और उसको पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मुझे टच कैसे किया? मैं तो बस तुम्हें हीरो बनाना चाहती हूँ, मेरा कॉमिक चाहिए कि तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत मिलता है उससे। वो लड़की घर आके अपने भाई को बोलती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिजनेस के लिए उसको डेट नहीं करूँगी। वो तो एक्चुअली आर्ट की स्टूडेंट थी, फिर भी वो बिजनेस के रिलेटेड सब समझ रही थी क्योंकि फायो ने उसको पहले जो दिया था सियांग के बारे में पढ़ने के लिए, वो अच्छे से याद कर लेती है। उसे बिजनेस भी करने अब आ गया था और वो लोन का पैसा चुकाने वाला सॉल्व कर देती है। तब हम देखते हैं सियांग और उसका दादाजी घूम रहे थे। तब उन्हें गार्डन एक दिखाते हैं, बोलते कि ये गार्डन तुम्हारे मॉम डैड ने ही बनाए थे, पर अब इसमें एक भी फूल नहीं होता है। ये सब बात दूर खड़ा फायो सुन रहा था। जब उसे सिन्यान देखती है और बुलाती है तो वो वहाँ पे नहीं आता। बोलती है रुको रुको, भागने लगता। गार्डन के काम में लगे रहते हैं लेकिन फायो दूर बैठा रहता है। तब सिन्यान बोलती है कि तुम भी चलो मदद कर, तो साफ मना कर देता है और बोलता है ये सब मेरे करने का काम नहीं है। जिसमें सियांग उसको परेशान करती है, उसको गल मिट्टी लगा देती है। फायो उसको उठा कर ले जाता है। तब सब उसको दोस्त देख के एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और सिन्यान की फैमिली और लुफान स्पेशली देख रहा था। उसे पता चल रहा था कि लुफान सिन्यान को लाइक करता है। वो बाथरूम में ले जाता है, उसको बैठाता है, बोलता है कि जिस फेस को तुमने गंदा उस फेस को साफ करो चलो। तब सिन्यान उसको हैंकी से फेस साफ करने लगती है। बहुत रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। फिर सोचती है वाह कितना हैंडसम था। अब आई बोलते हैं कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, चलो उसका बिजनेस का बैंड बजाते हैं। फिर उसके पास जाता है सियांग का, बोलता है कि डिज़ाइन मेरा कॉपी किया हुआ है मेरे कंपनी से। हेलो गाइस, डिज़ाइन वो हमारे डिज़ाइन से बिल्कुल सेम है और तुम जल्दी से अपना डिज़ाइन चेंज कर दो और वरना हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। तब वहाँ पर देखते हैं उसकी जो सिस्टर होती है फायो को इतना प्यार से देखती रहती है, लगता है कि उसको पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है फायो से। फायो के बारे में सोचती है तो वो लोग सोचते हैं क्या किया जाए। तब सिन्यान डिसाइड करते हैं कि वो डिज़ाइन वो दोबारा बनाएंगी, इसलिए इस कंपनी को सबसे अच्छे डिज़ाइनर को बुलाने के लिए बोलती है। तब उसे पता चलता है कि सबसे फेमस डिज़ाइनर्स इस कंपनी का लुफांग है और उसके साथ वो डिज़ाइन के बारे में बात करने लगती है। तभी फायो का फ्रेंड लोग को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे थे। तभी हैकर्स कार कभी इधर करने को बोल रहा था, कभी उधर करने को बोल रहा था
और उसे बहुत मज़ा आ रहा था, पर उसका दूसरा फ्रेंड वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तब हैकर बोलता है कि अच्छा उस लड़की को मैंने ले लिया था, ये तो बहुत इंटरटेनमेंट कर रही है हम लोग का। इसका बाद से इसका फ्रेंड बोर हो गया था, इसलिए इसको बांध कर पीछे रख देता है सीट पे। जब वो लोग डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं तब लोफांग सिर्फ वो सिनियान को देखे जा रहा था और कहता है तुम बिल्कुल बचपन की तरह लग रही हो जो 1 साल पहले थी। तब वो सिनियान बोलते कि अभी सब चीज़ का बात का ध्यान मत करो, अभी हम लोग को डिज़ाइन के बारे में काम करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है हम लोग को। हमें पता चलता है जो ग्रैंडफादर, मुझे पता चलता है कि दादाजी एक्चुअली उसके नाना जी हैं, जो आंटी है उनकी मौसी है। तब उसके डैड बोलते हैं कि मैंने ऐसे 2 ब्रॉच बनाए थे, एक मैंने सियान की मम्मी को, तुम्हारे लिए, एक और सियान की माँ के लिए, यानी मेरी दूसरी बेटी के लिए। क्या तुम्हारे पास अपना ब्रॉन्च है? तब सियान की मासी बोलती कि पापा मुझे ब्रॉन्च पसंद नहीं है, अब मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया है या फेंक दिया है। जब वो मिरर को अपने आप को देखती है, जब वो अपना जैकेट खोलती तब पता चलता है कि ब्रॉन्च पहनी हुई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो फायो पर फर्स्ट साइड से ही प्यार करने लगी थी, वो फायो के बारे में पूरा बैकग्राउंड खोजने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है और ये बहुत मिस्ट्री वाला है। तब उसका भाई बोलते है तुम इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, उसका तो ऑलरेडी इंगेज हो चुका है। तब बोलती है कि जो मैंने हम लोग का उसको काम दिया है, अगर उससे निकल गया तो वो समझ जाऊँ कि वो मेरे लायक है। तब लूफियांग सियांग को डिज़ाइन बोलते इसी पे हम लोग काम करेंगे। तब उसको याद आता है कि यही पिक्चर की पेंटिंग उसने बनाई हुई थी। जिस तरीके से सियान उसका डिज़ाइन कॉपी कर रही थी उसे लगता है कि ये कोई आर्ट स्टूडेंट ही बना सकता है, पर ये तो इटली में पढ़ने गई थी बिजनेस के बारे में, तो ये आर्ट्स के बारे में कैसे जानती है। उसे याद आता है कि जब वो उससे मिला था तब वो बोल रहा था कि आती है, अब बोलती है कि यह बात मीडिया को पता चल गया है कि हम लोग ने कॉपी किया डिज़ाइन को और मीडिया यहाँ पर आ चुकी है। लूफांग रहता है तुम यहाँ पर काम। लूफांग उसे मीडिया से निपटने के लिए चले जाते हैं। पता चलता है कोई मिस्टीरियस मैन आता है, उस दरवाजा को लॉक कर देता है और जिस रूम में वो थी उस रूम में जाने वाली गैस में धुआं डाल देता है। तब सियांग के रूम में बहुत सारा धुआं होने लगता है, वो दरवाज़ा भी खोलने जाती है पर दरवाज़ा लॉक रहता है और वो बेहोश होने लगती है। तब पूरा कंपनी में अलार्म बज जाता है। तब लूफांग को पता चलता है कि ये सब सारा धुआं ऊपर वाला बिल्डिंग में। तब फायो को याद आता है कि उस वाला बिल्डिंग में तो सियांग का भी रूम है, तो वो भाग जाता है उसको बचाने के लिए। लॉक पहले से ही खराब हो गया था इसलिए लॉक तोड़ कर अंदर जाता है और सियांग को लेकर बाहर आ जाता है और उसको उठाने पर नहीं उठता है। तब उसको CPR देता है। फायो सियांग को जगाने का बहुत कोशिश करता है, वो बोलता है तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो। और फायो का फ्रेंड इनके लिए रास्ता खोल देता है, इसको लेकर वो घर चला जाता है। इसके बाद हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो सभी पर चिल्ला रहे हैं, के साथ कुछ हो जाता तो क्या इस सब के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। और वो फायो को जल्द से जल्द सियांग के साथ इंगेजमेंट करने के लिए बोलता है कि अब से, और कहता है कि तुम दोनों ही हमारे कंपनी का ऑनर हो, तुम सियांग के साथ रहोगे। तब एकदम सॉफ्ट होकर सियांग फायो को देखने लगती है, उसके पास आकर बैठता है, बोलता है कि अब के बाद तुम्हारे ऊपर ये हमला नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये अब नहीं होगा। जब फायो जाने लगता है तो सियांग उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि अभी दादाजी ने बोला था हम लोग के इंगेजमेंट के बारे में, क्यों नहीं इंगेजमेंट हम लोग कर लें, मुझे पता है कि मैं सियांग नहीं हूँ, फिर भी मैं सेफ्टी के लिए चाहती हूँ। तब फायो बोलता है तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, किस मकसद से आया हूँ। और तब सियांग उसका हाथ छोड़ देती है और वो चला जाता है। वो बेड के पास आकर बैठ जाती है और जब वो गेट से बाहर जाता है तो दोनों एक दूसरे को स्वीट सा मोमेंट साथ बिताए तो वो याद करने लगते हैं कि फायो उसको कैसे बचाता है हर मुसीबत से। इसके बाद हम देखते हैं जब सियांग रूम के पास जाती है गेट ओपन करने के लिए, तब फायो भी आ जाता है और इसके बाद उसको कमर पकड़ कर दीवार से लगा देता है और कहता है कि हम लोग दीवार से लगाया था और कहता है हम इंगेजमेंट कर लेते, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसी लड़की को दिखाया जाता है, वो हैप्पी होकर ड्रिंक कर रही थी, वो अपने भाई को दिखाती है, देखो उन्होंने डिज़ाइन चेंज कर लिया है, इसीलिए मुझे पता चल गया है कि फायो मेरे लायक है। तभी हम लूफांग को देखते हैं जो डिज़ाइन देख कर बार बार सियांग का याद करने लगता है। उसको बिलीव ही नहीं होता है कि वो ही बनाई है। सियांग को लेकर याद करने लगता है जो उसने इटली में उससे मिला था और वो डिज़ाइन देखता है, फिर उसके बारे में याद करने लगता है। तब हम देखते हैं सियांग का फ्रेंड बैठे कुछ कर रही थी, तब उसका हैकर फ्रेंड आता है उसको परेशान करने के लिए। वो बर्गर खाने का कोशिश और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब हम देखते हैं उसका दूसरा फ्रेंड आता है, तब जियांग के फ्रेंड उसको बुलाती है बैठने के लिए, वो अपना केक देती है। तब उसका हैकर फ्रेंड बोलता है वो केक नहीं खाएगा पर वो खा लेता है केक।
तब वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड को भी फ्रेंड थी, उसको भी केक बहुत पसंद है। तभी उन लोग को पता चलता है कि सिंगयान इसकी फ्रेंड है। उसका फ्रेंड बोलता है क्यों नहीं ये बात फायो को बता दिया, जहाँ पर हैकर का फ्रेंड उसको मना करता है, बोलता है कि उसको इतना मुश्किल से जॉब मिला है, अगर ये जॉब चला जाएगा तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्यों ना हम लोग ये प्रॉब्लम हमको खुद सॉल्व कर दे, उसको सियांग के सामने आने ही ना दे। इसके बाद हमें मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जिसमें सिंगयांग जाती है, जो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट बन गई थी क्योंकि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, और वो जो घोटाला किया था सबको निकाल देती है और अपने भाई के कज़न ब्रदर को भी ट्रांसफ़र कर देती है। तब कज़न ब्रदर बहुत गुस्सा होता है। तब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंगयांग और फायो जो एंगेजमेंट करने वाले हैं वो सभी के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अनाउंसमेंट करते हैं। देखते हैं कि इसकी मौसी कहीं जा रही थी, से रेडी हो रहे थे, उनके पापा अच्छे से रेडी हो रहे थे, वो एक नेकलेस का गिफ्ट देकर वो चली जाती है, कहती है कि मैं ये अटेंड नहीं कर पाऊंगी सेरेमनी। फिर हम सिंगयांग को देखते हैं जो रेडी हो रही थी इंगेजमेंट के लिए। तब उसकी मेकअप आर्टिस्ट बोलती है आप बहुत सुंदर लग रही हो। तभी हम इनको देखते हैं जो बोलती चलो क्यों ना हम दुल्हन को देख लीजिए, क्योंकि उसका ड्रिंक सेरेमनी उसका ऑफिस में ही हो रहा था। तभी उसको किसी का कॉल आ जाता। जब वो जा रही थी तो उस लड़की से टकरा जाती है। तब देखती है सियांग और उसका फ्रेंड का फोटो, तो उसको डाउट होने लगता है। इसके बाद हम देखते दोनों का रिंग सेरेमनी हो रहा था। तब सियांग बहुत नर्वस हो रही थी। तब फायो उसको समझाता है और फिर रिंग एक्सचेंज हो जाए। की फ्रेंड जो बोलती है तो सिंगयांग है। इसके बाद एपिसोड खत्म। सिंगयांग का नाम लेती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। तब फायो उसको संभालता है। फिर फायो को दोनों दोस्त मीना को समझाता है वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो प्रेसिडेंट, वो सीईओ है। लेकिन इसे यकीन ही नहीं होता है। वो दोबारा जाकर चेक करने वाली थी। इसका हैकर फ्रेंड दोनों मिलकर रोके रहते। तब हैकर फ्रेंड इसको रोकता है तब उसको गलती से किस हो जाता है दोनों के बीच में। इस पे एक चाटा मारती है, एक लात भी मारती है और दूसरे को भी डांट के चली जाती है। फंक्शन उसके पीछे जाता है लेकिन हैकर उसको रोक देता है। अब वो वहाँ पर जाके नहीं बताएगी क्योंकि वो बस किसके बारे में सोचेगी। शाइनिंग अंदर चेंज करने गई थी, बाहर फायो खड़ा रहता है। तभी तांगलिंग आती है और कहती है मुझे लगता है कि हम दोनों को कंपनी को पार्टनरशिप करना चाहिए था। फायो बोलता है, वो बोलता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो वो बोलती है कि जल्दी तुमको लेना देना करना पड़ेगा, और वो फ्लावर उसको पॉकेट में रख देती है और चली जाती है। फायो रोज उठाकर डस्टबिन में रख देता है और वो सिंगयांग के संग चला जाता है। तभी हम हैकर को देखते हो बहुत परेशान था, कैसे वो मिहो से माफ़ी मांगेगा, उसको कैसे समझाए वो उसकी फ्रेंड नहीं है, वो उसकी जैसी लगती है। फिर हम देखते हैं तांगलिंग लुफांग को आकर कहती है मुझे फायो चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, फायो का तो एंगेजमेंट हो चुका है, मैं इतनी सुंदर हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे क्यों नहीं है, वो उसके पीछे क्यों मरता है, ये सब फेक है। ये कहते हैं कि सब कुछ नहीं है। ये कहती है ऐसा ही है। तुम्हें वहाँ पर दादाजी ने भेजा था ना सिंगयांग के लेने के लिए, तुमने 2 वीक तक इंतजार किया पर तुम्हें सिंगयांग मिली। वो ये सुनकर चला जाता है वहाँ से। तो वो आराम से वो डिज़ाइन देख ही रहा था। तभी मीना इसके पास कुछ काम से आती है। तब वो पेंटिंग टेबल पर रखा हुआ देख लेती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने भी सेम पेंटिंग बनाई थी जो कि मेरे साथ अब्रॉड पढ़ती थी। दूसरी तरफ तांगलिंग आ जाती है अपने बिजनेस के साथ बिजनेस पार्टनर के लिए। सीनियर इसके साथ पार्टनरशिप करने से सख्त मना कर देती है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर वो बोलती है कि तुम्हारे डिज़ाइन डायरेक्टर से मेरा पहले ही बात हो चुकी है, तुम्हें नहीं बिलीव है तो तुम उसे बुला सकते हो। जब वह मूफान को बुला, मीना भी आ जाती है। वो देखते ही कहते तुम डिजाइनिंग हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और क्या तुम एंगेजमेंट भी क्या तुम्हारा ही हुई थी। ये काफ़ी घबरा गई थी पर वो हिम्मत करके कहती कि मैं जिंगयांग नहीं हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ। फायो भी मूफान को कहने लगता है कि ये तुमने कैसा स्टाफ रखा है। इसलिए मूफान बोलता है कि ठीक है मैं इसे तुरंत लेकर जाता हूँ यहाँ से। तभी उसे पार्टनरशिप पेपर पर उसे साइन करने रहते हैं। तांगलिंग को लगा था कि ये तो सिंगयांग है ही नहीं तो उसका सिग्नेचर नहीं कर पाएगी। वो बहुत टाइम से सिंगयांग का प्रैक्टिस कर रही थी, फिर भी वो बहुत नर्वस थी। इसलिए फायो उसका पास आकर बैठ जाता है और उसका साइन करने में हेल्प करता है। तब तांगलिंग उसे वेयर हाउस दिखाने के लिए बोलती है जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही खोल सकता था। सिंगयांग को पूनम कन्फर्म था कि अगर ये सिंगयांग नहीं होगी तो इसको पासवर्ड का भी पता नहीं होगा, जो कि सचमुच उसको वाकई नहीं पता था। यहाँ पे 3 बार में इस लॉक को खोलना था, इसलिए फायो अपना हैकर फ्रेंड को बोलता है खोलने के लिए, पर उसका सिक्योरिटी बहुत टाइट रहता है इसलिए वो भी बोलता है कि मैं खोल नहीं पाऊंगा। पहला चांस में सिंगयांग का डेट ऑफ बर्थ लिख देती है पर वो गलत हो जाता है और दूसरा भी गलत हो जाता है। तब तीसरा में अनन बोलते तुम्हें प्रेसिडेंट होकर भी तुम्हें पासवर्ड नहीं पता है क्या। फिर इसे याद आता है कि एक्सीडेंट होने से पहले वो फोन मिलाने के लिए सिंगयांग बोली थी, फिर उसका पासवर्ड बताई थी तो वही पासवर्ड वो डालती है पर वो करेक्ट हो जाता है। फिर भी फायो से बोलता है पता नहीं कैसे उसने सही पासवर्ड दे दिया, भर दिया। तानियन इसके बाद बोलते तुम्हें फिंगरप्रिंट भी तो इसके बाद देने होंगे ना। फिंगर उसकी टर्न होती है, बोलती है कि मैं फिंगरप्रिंट क्यों दूंगी जब मेरे आंखें ही काफ़ी है। फिर आंख से ही वो स्कैन कर देती है और फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है गोडाउन का। और इसकी आंखें तो दी ही गई थी सिंगयांग को लेकर।
तभी तानियन का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। फायो खड़ा हुआ था, वहाँ पर जाती है और पीछे से हक कर लेती है और बोलती मैं बाल आज बच गई। फायो भी उसको उठा लेता है, बैठाता है, फिर उसको किस करने लगता है। वो बहुत हैप्पी रहता है इसीलिए। फान बोलते है कि बस तू बहुत कर ली। तब तानियन बोलती है कि नहीं, मुझे पता लगा कर रहना है, तुम्हें तो शक होगा ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार जो करते हो, मैं इसका सच निकाल के ही रहूंगी। जैनिंग बोलती है कि तांगलिंग को मुझ पर शक हो गया है। तो फायो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो उसको टेंशन देना नहीं चाहता था कि अच्छा हुआ कि सिंगयांग की आंखें भी दी गई है, इसलिए बच गई मैं आज। बोलती कि तुम तो मुझे नफरत करते थे ना, क्योंकि आंखें और जिंदगी भी तो सिंगयांग की दी गई है। कि उसने तुम्हारी अपनी जान दे के इसलिए बचाई कि तुमने उसकी वजह से फंस गई थी प्रॉब्लम में। रही बात है आंखें की, तब उससे डॉक्टर ने मुझसे ही पूछा था कि सिंगयांग को तुम्हें आंखें दी जाए या नहीं। वो फैसला मैंने खुद ही लिया था। तो बोलते कि तुम मुझे अपना आइडेंटिटी के बारे में बताने वाले थे ना, फिर क्या हुआ एंगेजमेंट के बाद। तो बोलते अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम निपटाने, इसके बाद मैं बता दूंगा। रात को फिर से इसे पैनिक अटैक आना चालू हो जाता है। तब सिंगयांग आती है, उसको उठाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं हैकर फ्रेंड में, तभी फायो उस दूसरे फ्रेंड को भेजता है डॉक्टर ताए से मिलने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं हैकर फ्रेंड मियो से माफ़ी मांगने के लिए आया था और वो कह रहा था कि गलती तुम दोनों की ही थी, तुम जाने से रुक ही नहीं रही थी, इसीलिए गलती से किस हो गया था। अभी मीना उस पर और गुस्सा होती है, कहती कौन सा तरीका है माफ़ी मांगने का, तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। सब इंजन बैठी हुई थी और फायो का स्केच बना देता। तभी लूफांग आता है और वो स्केच को देखता है। तब वो कुछ डिज़ाइन करने के लिए कहता है। तभी फायो आ जाता है, उसको बोलता है तुम्हें घर जाना है, कुछ काम, दादाजी तुम्हें कुछ काम की वजह से बुला रहे हैं, और वहाँ से लेकर चले जाता है। मीना की मॉम और जिंगयांग के पापा उसी कंपनी में आए हुए थे। मीना की मॉम जिंगयांग को देख लेती है और कहती है, तभी मिनयान बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं, इस कंपनी की बॉस है, जो कि मेरी फ्रेंड की तरह दिखती है। हैकर फ्रेंड आ जाता है, बोलता है अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए और बोलता है काम डाउन होने के लिए, और वो उसे लेके जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुफान फायो से पूछता है कि जिनियान में कुछ गड़बड़ है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, मुझे सब कुछ सच बताओ। वो बोलते हैं कि अगर सच जाना तो चलो मेरे साथ, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ चल सको। और उसको इसके बाद देखते हैं कि उसके सामने से उसके पापा मिल जाते हैं। सीनियर ने कंपनी में जो भी कुछ हो रहा था तानियन घर में बैठे टैब पर देख रही थी। दरअसल उसके फैमिली को भी वो किसी बहाने वो भेजी थी। इसके पापा इसको कहते हैं कि तानिया जिंगयांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती नहीं, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप सोच रहे हो। जैनी का डॉगी भी उसको देख के भागने लगता है। हैकर उसको सैनियन को लेकर जा रहा था, तभी डॉगी पीछे से आ जाता है और उसके बचाने में उसको बाइट कर लेता है। नीना जल्दी से आती है, देखना चाहती थी कहाँ उसको काटा, पर वो दिखा नहीं पाता है। ऐसी जगह पे खड़ा को दिखा भी नहीं सकता था। जैनिंग के पापा उसको हाथ पकड़ गुस्सा हो जा रहे थे कि तुम जैनिंग हो ना, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें तो 20 साल पाला है, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता हूँ। अगर तुम जैनिंग नहीं हो तो कौन हो। तभी दादाजी आ जाता है, बोलते ये मेरी पोती है, और तानियन का प्लान फेल हो जाता है। तभी दादाजी बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मेरी पोती और आपकी बेटी का शक्ल एक जैसा है, और कहते हैं कि मेरी पोती तो अभी अब्रॉड से पढ़कर आई है। और जैनिंग के पापा भी कहना चाहते थे कि मेरी बेटी अब्रॉड पढ़ती है, पर उनके बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और ये भी इस बात को मान लेते हैं कि इनकी पोती का शक्ल और मेरी बेटी का शक्ल एक जैसा ही है, और इतना बड़ा अमीर इंसान कैसे झूठ बोल सकता है हम लोग से। और मीना की मॉम भी उसे समझाती है, आपको क्या टेंशन है, आपकी बेटी भी तो इटली में पढ़ रही है ना, आप क्यों ना कॉल कर ले उसे। फिर वो अपनी बेटी को फोन लगाते उसे पूछने के लिए तुम ठीक तो हो ना। तब वो बोलती है कि मैं इटली में। उसे बहुत बोलते वक्त बहुत रोना आ रहा था, वो रो भी रही थी अपने पापा से झूठ बोलने। तभी उसके दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फियांसे को मैं सुबह से नहीं देखा, क्या तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या। फायो तो मुफान को अपने घर ले जाता है, वो कॉफी के लिए पूछता है, पर मुफान कहता है कि मैं कॉफी नहीं पीता, कि कॉफी पीने से कम नींद आता है, मैं कम सोता हूँ तो मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। फायो बोलता है कि तुम्हें भी भयानक सपने आते हैं। बचपन में सिन्यान के फैमिली जब एक ट्रिप पर जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके डैड का मौत हो जाता है, उनका मम्मी और भाई गायब हो जाता है, और उसका भाई का नाम था यान ही, जो पानी में गिर गया था। नैन सिन्यान को अब्रॉड भेज दिया था पढ़ने के लिए, जिसके इतने सालों बाद आकर वो यहाँ पे CEO बन गई। मुझे पता है कि वो सिन्यान नहीं है, उस सिन्यान के पोजीशन में क्यों बैठा दिए हो, क्या उस लड़की के लिए यहाँ पर कितने सारे खतरे हैं। पाया बोलता है क्या तुम अपनी रिंग उतारने की हिम्मत कर सकते हो। हमें पता चलता है ये सिन्यान का फियांसे नहीं, दरअसल उसका भाई है, जो अपनी रिंग उतार कर उसको दिखाता है, उस जिसके नीचे चोट का निशान था। बोलते 20 साल हो गए पर ये चोट का निशान अभी तक गया ही नहीं। बचपन में मुफान या यानी खेला करते थे, तब उसे चोट लग जाता है। मुफान की वजह से यानी को चोट लग जाता है, वो यहीं पर मुफान को पकड़ लेता है। बोलते मैं नहीं बताऊंगा तो कोई ना कोई बता ही दे।
वो सिन्यान नहीं जैनिंग है। ये कहता है तुम्हें कैसे पता? बोलता है कि जब मैं इटली गया था सिन्यान को ढूंढने के लिए, तब मैं उससे मिला था यूनिवर्सिटी में। तो बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा सिन्यान को ढूंढने में। तो बोलता है कि सिन्यान मर चुकी है। तो क्या मैं उस लड़की को सिन्यान के पोजीशन पर क्यों बैठा था? राजी को पता चल जाता है कि उनकी वारिस मर चुकी है सिन्यान, तो तुम्हारा कंपनी का तो पूरा हालत खराब हो जाता। फन बोलता है कि ये बात मुझे अपने पापा को बता। फायर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हैकर फ्रेंड को जो कुत्ते ने काटा था और ट्रीटमेंट के लिए जाता है इंजेक्शन के लिए। डॉक्टर बोलते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, तो पैंट उतारना स्टार्ट कर देता है। तब डॉक्टर बोलता है हाथ में इंजेक्शन लगेगा। तब वो बहुत घबराता है। तब मियो उसका हेल्प करती है इंजेक्शन के लिए। इसके बाद वो उसको सॉरी बोलता है दिल से। बोलते है कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। टीना ये बोलते कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और को लाइक करना नहीं चाहती हूँ। जब वो छोड़कर चले जाएगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो गई। तब हैकर फ्रेंड बोलता है मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बात नहीं कर रही, तुम्हारे फ्रेंड का बात कर रही हूँ। और वो बहुत उसका लगता है दिल टूट जाता है। यहाँ पे गार्डन में दादाजी बैठे हैं, तो वहाँ पर सिन्यान जाती है और तब दादाजी बोलते हैं कि इस बाग में कभी फूल नहीं होगा। तभी सिन्यान बाग में हेल्प करने लगती है गार्डनिंग में। फायो भी आता है हेल्प करने के लिए, पर वो दोनों पानी से भीग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जब वो अपना हैंड वॉश कर रही थी, तब पीछे से फायो आता है, उसको हैंड वॉश करने में हेल्प करने लगता है। फिर बोलती है मैं हेयर भी गीला है, क्या मैं हेयर सुखा दोगे? तो हेयर सुखाने में हेल्प करता है। एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब सिन्यान को लगता है वो किस करेगा, वो आंख बंद कर लेती है। पर फायो बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तो फिर वो एम्बैरेस फील होकर जाकर सो जाती है। देखते तांगलिंग घर आती है क्योंकि मुफान के पापा और इनके भाई का फ्रेंडशिप है। प्लानिंग के साथ आई थी, जिंगयांग के बारे में सब कुछ पता करके आई थी। तब उसको खाने के वो मैंगो फ्रूट उसको ऑफर करती है। जिंगयांग खा ही नहीं रही थी क्योंकि वो मैंगो से एलर्जी रहता है उसका। मुझे तो पता है सिन्यान को फ्रूट्स बहुत पसंद है। तभी तांगलिंग और फायो को दोनों कॉल आता है कि फायो ने जब अपना फ्रेंड भेजा था हॉस्पिटल में, उसका सारा डॉक्यूमेंट किसी ने ले लिया था। तानियान जो लोगों को पिटाई थी वो ले लिए थे पहले से ही। प्रूफ करने के लिए सिन्यान वो मैंगो फ्रूट्स खा लेती है। बोलती देखते हैं फायो को, जो जिनियान को देख रहा था उसका तबीयत खराब हो रहा था, तो वो दादाजी को बोलती है मुझे रेस्ट करना है। वो बोलकर चली जाती है वहाँ से। फायो को भी उसका चिंता होता है, तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसका बहुत ज़्यादा ही हालत खराब हो गया था। फायो उसके पास दौड़ते हुए आता है। फायो उसको उठा के ले आता है, मेडिसिन देता है और वोमिटिंग भी कराता है और उसको बाथटब में बैठा देता है। वो भी उसके साथ बैठ जाता है उसको पकड़ के। फायो को बहुत गिल्टी फील होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। नींग को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। फिर फायो उसको सुला देता है और उसके पास से जाने लगता है। तब जिनियान उसको हाथ पकड़ के अपने साथ सोने को बोलती है। फिर हम देखते हैं फायो को भी जो उसको चोट आई थी वो खुद से ही बैंडेड करता है। और फिर हम देखते हैं जो हैकर फ्रेंड था उसका भी डाटा कोई ना कोई हैक कर लिया था। ये सब काम तांगलिंग कर रही थी। जब वो उठती है तो उसको दवाई देने के लिए वो जाता है, पर वो किस कर लेती है। बोलती है अगर तुम इस बात के लिए बुरा लगाओ तो आई एम सॉरी और मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती थी। फिर फायो बहुत रोमांटिक हो जाता है। फिर वो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि जब तुम्हें एलर्जी थी तुम क्यों खाई? बोलते कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अगर मैं नहीं खाती तो मैं एक्सपोज हो जाती है, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो जाता। तुम ये सब करने के लिए इतना मेहनत जो कर रहे हो, अगर आगे चलकर किसी को भी सच्चाई का पता चल जाता है तो तुम किसी को मत बोलना कि तुम भी इस सब चीज में इन्वॉल्व हो। तुम बोलना कि तुम्हें ये सब चीज के बारे में कुछ नहीं पता है। फायर बोलता आर यू मैड, तुम क्या पागल हो? जिंगयांग बोलती कि ये सब चीज की वजह से मैं इसी फंसूंगी और तुम्हारा प्लान जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वरना इतना सब कुछ हुआ सब मेहनत वेस्ट हो जाएगा। फिर वो फायर को हक कर लेती है। तब फायर बोलते कि मैं भी तुम्हें अपना सच्चाई जल्दी ही बता दूंगा। फिर हम देखते हैं तांगलिंग को, जो उसका भाई उसको बहुत डांटने लगता है, तुम उस लड़के के पीछे क्यों पागल जो पहले से इंगेज है। तो बोलती है अगर वो लड़की वहाँ की प्रेसिडेंट नहीं होगी तो ये भाई को सारी बात बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फायो तानियान को मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं लुफांग अब उस हैकर फ्रेंड को बोला था कि प्लीज दरवाजा खोल दो, पर वो नहीं खोलता है और वो बोलता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तानियान के पास फायो का सारा डिटेल रहता है जो हॉस्पिटल से वो मंगवा ली थी। उसके बाद हम देखते हैं जैनी का फैमिली को भी वो बुलवा ली थी वहीं पे। तब लुफांग बोलता है हैकर फ्रेंड को प्लीज मुझे छोड़ दो, तानियान बहुत कुछ जानते हो, कुछ गलत कर सकती है। फायो आकर तांगलिंग से पूछता है तुम चाहती क्या हो मुझसे? वह तुम खुद से ही देख लो। फायो देखता है कि जैनिंग भी यहीं पर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि जिनियान के पापा के पास किसी का कॉल आता है। इटली में इसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हैकर पास कंप्यूटर मैसेज आता है गेम इज ओवर। तो हम देखते हैं जिनियान के पापा उसको फोन करके पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना? तभी वो देखते हैं उसके पापा और उसकी फैमिली को फ्रेंड को कोई लेके जा रहा है और उसे तांगलिंग पूछे यार ये की सच्चाई क्या है, बोलो बोलो। जैनी को याद है ये तो वही बंदा है जिसने पहले उसको किडनैप किया था। लगता है कि उसके पापा के साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उसे उनके कार को रोकने के लिए सामने आ जाती है और फायो आता है उसको बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि तांगलिंग का भाई आकर उसको चाटा जोर से मारता है। बोलते हैं सब तुम क्या कर रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं जैनिंग एक्सीडेंट के बाद बेहोश हो जाती है।
और वो अपना और फायो का सपना देखने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी फ्रेंड को पता चल जाता है कि वो उसकी फ्रेंड जियांग ही है। वो दोनों पर बहुत गुस्सा करती रहती है। फिर हम देखते हैं तानिंग वो अपने भाई को बोलती है कि आज तक तो आपने मुझे कभी टच नहीं किया, फिर आज आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। उसके भाई बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ी, उसके बारे में क्यों सोचती हो, सोचना छोड़ दो, वो तुमको नहीं मिलेगा। कांगन बोलती है कि देखो मेरे पास सबूत भी है, तो मैं फायो को ब्लैकमेल करूंगी तो मेरा होकर ही रहेगा। तुम्हें नहीं पता फायो LH कंपनी का वारिस है। वो ये सब बात सभी को बता देता है न्यूज में भी। तुम्हें नहीं पता तुम किससे लग रही हो। फायो या फिर यान ही उसका कजन आके उसका कॉलर पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। बोलता है कुछ ही बोलोगे और हम लोग तुम पर विश्वास कर लेंगे। अगर तुम यहाँ का वारिस है तुम अब तक क्यों नहीं आए थे, कहाँ थे। तभी दादाजी बोलते हैं कि तुम अपना कहानी बताओ, तुम 17 साल कहाँ थे। बताते हैं कि वो अपना मॉम डैड के साथ ट्रिप पर अपनी सिस्टर को यहीं पर छोड़कर जा रहा था, पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनके मॉम डैड एक्सीडेंट के बाद खून में लथपथ थे, वो बस उनको पकड़ के उठा रहा था, रो रहा था। फिर कोई मिस्टीरियस मैन आता है, पीछे से उसको उठा के ले जाता है और पानी में फेंक देता है। प्रूफ मांगने पर यहाँ चोट दिखाता है जो फिंगर पर लगा था बचपन में, और ये चोट ये अंकल के सामने लग गई थी, इसलिए वो सब ट्रस्ट कर लेते हैं। और साथ ही वो अपना DNA रिपोर्ट भी दिखाता है। अपना ब्लड जब साइनिंग का टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट में ही अपना ब्लड उसमें डाल दिया था, मैच हो गया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह इटली के अनाथ आश्रम में पहुंच गया था। सब बच्चे उसको बहुत बुली करते थे। उसका कज़न बोलता है कि तुम कुछ टाइम ये भी बोलोगे कि तुम्हारे मॉम डैड जो मर चुके थे वो वापस आ जाएंगे। इस पर वो गुस्सा हो जाता है, उसका कॉलर कर लेता है। बोलता है कि तुम्हें क्या पता मेरी मॉम का क्या डेथ हो गई है। दादाजी दोनों को रुकवा के पूछते हैं कि सिनयान कहाँ है। लड़की सिनयान नहीं है तो तभी यान ही बताता है कि सिनयान मर चुकी है। जब मैं यहाँ आने वाला था तो मैं सिनयान को भी लेकर आने वाला था। सिनयान बहुत शौक थी कि 17 साल बाद उसका भाई का उसको कॉल आया है और वो जिंदा है। उसकी सिस्टर बोलते हैं कि मुझे किसी की जान बचानी है। इसके बाद देखते हैं कि उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें उसका मौत हो जाता है। सिनयान एकदम शॉक में थी। जब उससे फायो मिलने आया था यानी यान, यह खबर पहले ही वो दे चुका था। जब जिनयान को होश आता है तो उसको अपने पापा और उसकी फैमिली फ्रेंड का टेंशन हो रहा था। तभी मुफान बताता है कि तुम्हारा फ्रेंड और पापा सब ठीक है। अभी नाटक कर रही थी सिनयान बनने का, पर उसे नहीं पता था कि उसका सच्चाई सबको पता चल गया कि वो जिनयान है। पर तुम्हें सिनयान बनने की अब जरूरत नहीं है। लुफांग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता फायो ही लिनयान है LH कंपनी का वारिस। वो लुफान के बात पर ट्रस्ट नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं खुद जाकर उससे मिलूंगी और बात करूंगी। फायो को दोनों फ्रेंड उसको जाने नहीं देते और रोक देते हैं। तभी मियान उसको बहुत समझाती है, बोलती है कि ना ही तुम सिनयान हो ना तुम उसकी फ्रेंड्स हो, बस तुम्हें इस्तेमाल किया है और तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उसके पापा आ जाते हैं। जहाँ पर दादाजी बैठे रहते हैं वहाँ पर यान ही आ जाता है। दादाजी बोलते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब कंपनी के भलाई के लिए किए थे, इसलिए तुम आज से ये कंपनी तुम संभालो। सैनिंग फायो को ही याद कर रही थी। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम मुझे प्लीज लास्ट टाइम हेल्प कर दो, उसे फायो से बात करनी है यानी यहाँ ही। तो मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूंगी, तुमने मुझे इतना बड़ा मैटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया और तुमने कहा कि मैं तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं हूँ। लेकिन लास्ट में मिन्यान उसका हेल्प करती है। फायो को दोनों नजर रख रहे थे। उसे कहती है कि अंदर मत जाओ। मिन्यान कपड़े चेंज कर रही है, जबकि वो चादर बांध के नीचे उतर जाती है हॉस्पिटल से। इसके बाद हम देखते हैं फायो अपनी बहन का फ्यूनरल करके वापस आ रहा था। तो चैनिंग मिलती है, बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मैंने दोनों फ्रेंड को तो बोला था तुम पर ध्यान रखने के लिए, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल वापस लेके जाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोलती तो तुम वो बोलती कि तुम ही यहाँ का वारिस हो क्या, तुम यही सीक्रेट मुझे बताना चाहते थे। तभी यानी अब तो तुम्हारी मेरी जरूरत नहीं है ना, तुमने तो कहा था कि ये नाटक मुझे अब एक साल तक करना है, पर अब तक तो 1 साल भी नहीं हुआ। तो समझाता पर बोलती कि मुझे अब नहीं समझना और जाने लगती है। अब बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं करूंगी। मैं इसे इसलिए कर रही थी क्योंकि सिनयान को मेरी वजह से उसका डेथ हो जाता है, इसलिए मैं उसका हेल्प कर रही थी। मुझे उसका एहसान भी चुकाना था। अब हम दोनों को उधार नहीं है ना, हम लोग अब इक्वल हो गए हैं। हाँ, जिसपे वो रिंग उतार कर दे देती है। जब उसे याद आता है फायो से बोलकर पहनाइच पर ट्रस्ट करना। फायो रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसको रिंग देकर और दांत से हाथ पर काट कर चली जाती है। फायो को दोस्तों अगर फायो का फ्रेंड लोग को मीना पे शक होता है, वो बोलती कि तुम्हारी फ्रेंड 2 घंटे से कपड़े ही चेंज कर रही है। वो किसी तरह रोकने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि जिनयान आ जाती है और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायो को फिर से वही पैनिक अटैक आता है, जिससे वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस बार संभालने के लिए वो भी तो नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जब वो उठती है तो वो अपने आप को घर में पाती है। बोलती है सब कुछ सपने की तरह था, अब मैं वापस अपने दुनिया में आ गई। वो अपना फैमिली के साथ रहना स्टार्ट कर देती है और उनके साथ डिनर करती है। फिर हम फायो को देखते हैं जो ऑफिस जाता है।
कंपनी के सभी शेयर होल्डर गुस्सा थे और बोल रहे थे कि बार बार प्रेसिडेंट चेंज होने के कारण जिसकी वजह से कंपनी का शेयर्स बहुत ज़्यादा ही डाउन हो गया। तो फायो बोलता है कि मैं पूरा कोशिश करूंगा इस शेयर्स को ऊपर करने के लिए। तभी उनमें से कुछ शेयर्स होल्डर्स अपना एडवाइस देते हैं फायो को। शेयर्स ऊपर करने का एक ही तरीका है, क्यों न तुम लुमिनियस कंपनी के वारिस से शादी कर लो, जो कि टांगलिंग थी। फायो का हाकर फ्रेंड गुस्सा आता बोलता है कि कौन शादी करना चाहता है। तो उसमें से शेयर होल्डर बोलता है जिसके पास एलिस स्टार का पावर है। फायो उसको चुप रहने के लिए बोलता है। फायो रेडी हो जाता है मैरिज करने के लिए, जिससे दोनों फ्रेंड बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं मुफांग तो बोलता है कि नहीं तुम मेरी असिस्टेंट के लिए काम करो, तुम्हारा डिजाइन बहुत ही अच्छा है। और वो बोलती है कि मैं उस कंपनी में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। उसका हैकर फ्रेंड बार बार बोलता है कि तुम क्या वाकई ऐसा करने वाले हो, और सैनिक का क्या होगा। तब वो अचानक रुक जाता है और उसको जवाब नहीं देता है। टांगलिंग बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी, बोल रही थी कि मेरे पास फायो का कोई भी वीकनेस नहीं है और वो मुझसे शादी नहीं करेगा जिससे वो पा सके। उसका भाई उसको बताता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर जो है वो बोल रहे हैं तुम दोनों शादी कर लो, जिससे शेयर्स बढ़ जाएंगे एलएच स्टार कंपनी का। यह सुनकर टांगलिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं फायो का फ्रेंड जिसका हाथ में चोट लगा तो खुद से ही बैंडेड कर रहा था। तभी मीना उसके हेल्प के लिए आ जाती है और वो कहती है बोलती कि तुम्हारा बॉस थोड़ा भी ध्यान नहीं रखता है ना। तो वो हाथ झटक लेता है और बोलता है कि इसमें मेरे बॉस का कोई गलती नहीं है, यह मेरी मिस्टेक है। कुछ समय के लिए मीना की आंखों में खो जाता है, फिर वो अपना हटा लेता है। तो बोलता है कि आज के बाद से तुम मुझसे मत मिलना, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड और मेरा बॉस अलग हो गए हैं इसलिए। अभी मीना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, तब से जब से मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखी थी। ये सब पीछे खड़ा हैकर फ्रेंड पूरा सुन रहा था, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वो आंटी का स्टोर में हेल्प करने जाती है, तब उसे न्यूज से पता चलता है कि फायो और टांगलिंग एंगेजमेंट कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। तो हैकर फ्रेंड फायो से बोलता है कि सचमुच तुम मुझसे शादी करोगे, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है आपके साथ और सैनिक के साथ, और क्या आप सचमुच सैनिक को भूल जाएंगे, उसने इतनी सारी आपकी हेल्प की है। फायो बोलते कि हम लोग का स्टोरी बस यहीं तक ही थी। सैनिक जब रूम में जाते तो उसे लगता है उसके रूम में कोई है, फिर उसको देखते एक मिस्टीरियस आदमी आता है। उसका घर का सामान जहाँ तहाँ फेंका रहता है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। उसे याद आता है कि ये वही आदमी था जो उसको इटली में किडनैप किया था और वो जानना चाहती थी कि सिनियान को मारा किसने, इसलिए उस गुंडे का पीछा करने लगती है। वो मिस्टीरियस आदमी का पीछा करने लगती है और वो ट्रक में कुछ फेंक देता है, तो उसे पता करने के लिए ट्रक में चले जाती है। वो बाहर से बंद कर देता है। तभी वो मीना का फोन पर बता रही थी कि मैं किसी आदमी को पीछा कर रही थी। तभी फायो जैनिंग को कॉल लगाता है, मैं एक ट्रक में हूँ और मुझे कुछ नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो बोलता है फोन का बैटरी बचाकर फिर से फोन का सिग्नल चले जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको तो पता भी नहीं कि उसके ट्रक के अंदर एक लड़की है। उसके पास किसी का कॉल आता है, वो कॉल उठाने की वजह से यह दूसरे ट्रक से टकरा जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और बाकी आने वाली गाड़ी उसी ट्रक से टकरा रही थी, जिसके झटके से जैनिंग ट्रक से निकलकर नीचे लटक जाती है। फायो आता ही रहता है पर वो पानी में गिर जाती है। फायो दौड़ के जाता है हेल्प करने के लिए। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे पहले ही पानी का फोबिया रहता है। फिर वो जिनियन का जान बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है। पहले उसको उठाता है, वो नहीं उड़ती है तो उसको लोग भी उस एक्सीडेंट के प्लेस पे पहुंच जाते हैं। फायो तो जानिन को तो बचा लिया था पर उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। जिनियन की फ्रेंड उसको संभालती है और फायो का ही फ्रेंड उसको संभालता है। जब फायो हॉस्पिटल में था तो उसको पानी का अटैक आ रहा था, तब तानिया उसके पास जाती है, उसको धक्का देता है, इसके वजह से चेयर पे गिर जाती है। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, किस लिए आई हो, यहाँ से चले जाओ। तानिया बोलती है कि अगर आज तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता तो हमारी एंगेजमेंट हो जाती और मैं तुम्हारी फियांसी होती। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें पानी से फोबिया, तुम उसे बचाने के लिए क्यों पानी में गए। वो बोलता है कि मैं बचाना चाहता था इसलिए मैंने गया था। फिर हम लोग जैनिंग को देखते हैं, उठती है, देखते उसके पास लूफांग रहता है, उसको उठने में हेल्प करता है। वो लूफांग से पूछती मैं फोन का है, तो लूफांग बोलता है कि तुम्हारा फोन खराब हो चुका। पूछते कि मुझे किसने बचाया, तब लूफांग बोलता है सभी ने बचाया। जो तुम्हें ट्रक में ले जा रहा था उसे तो पता भी नहीं था कि तुम उसके ट्रक के अंदर थी। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो मिस्टीरियस पर्सन था उसका जल्दी पता हो जाएगा। पूछना चाहते थे कि फायो उसे बचाने के लिए नहीं आई, पर वो नहीं पूछ पाती है। एक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। वो नर्स से फोन लेकर वो फायो को फोन करती है, पूछती है तुम कहाँ हो, घर पे हो या फिर कंपनी में। बोलता मैं कंपनी में हूँ। वो फोन रखने ही वाला है तब वो बोलती है कि तुम मुझे बोले थे कि तुम मुझे बचाने के लिए आए थे, तुम आए थे क्या। पता नहीं, मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी था। बोलती है कैसा काम, कंपनी का या फिर तुम्हारी शादी का।
बोलता है कि वो शादी का ही समझ लो। इसके बाद वो रोने लगती है, कहती है सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। मैं जहाँ से वहाँ पर तारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मीना जिंगयांग का फोन चेक कराने शॉपकीपर के पास गई थी। शॉपकीपर फोन बहुत महंगा था, इसलिए शॉपकीपर लोकल फोन से एक्सचेंज कर देता और कहता है कि आपका फोन बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, अभी इससे कुछ नहीं बन सकता है। ये जो फोन एक्सचेंज किया था मीना को पता चल जाता है। जैनिंग का फोन उससे लेना चाहती थी पर शॉपकीपर उसे धक्का देता, तभी हैकर फ्रेंड आता उसको बचा लेता, उसके मुंह पे पानी भी फेंकता है। फिर भी वो मीना का पीछा कर रहा था। फंक्शन आकर शॉपकीपर को एक पंच मारता है। मीना फंक्शन की बहुत तारीफ कर रही थी। हैकर फ्रेंड बोलता मैंने भी तो बहुत कुछ किया, मेरा भी कुछ तारीफ करो, पर मीना इस पर ध्यान नहीं देती है। अभी मीना को दोनों कुछ कहना चाहते थे। हैकर फ्रेंड बोलता है कि तुम बोलो। हैकर का फ्रेंड बोलता है कि मेरा पीछा मत करो मीना से। वहाँ से जा रहा था तब मीना उसे देखकर बहुत ही बुरा फील कर रही थी। हैकर मीना को देखकर उसे बुरा फील हो रहा था, तो हैकर को बोलता है कि जब मैं उसे इम्प्रेस करने में तुम्हारा मदद करूंगा, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ही तो है। आज तानलिन का एंगेजमेंट होने वाला था, इसलिए मूफान उसको गिफ्ट देने के लिए आता है। तुम्हें पता है ना कि फायो जैनिंग से कितना प्यार करता है, फिर तुम क्यों शादी करना चाहती हो, अपना जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। उससे प्यार करता है, उसे बचाने के लिए पानी में भी कूद गया। तानलिन बोलती तुम्हें बकवास करना है तो चले जाओ यहाँ से। सोचती है कि एंगेजमेंट के बारे में पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वो बोलती है टीवी मत देखो आज तुम। जब उसके पापा टीवी देखते हैं तो कुछ लाने जाते हैं, तब वो न्यूज से सुन लेती है तानलिन और फायो का आज एंगेजमेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं कि तानलिन बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो गई थी। फायो अपना फोन अपने फ्रेंड को फायो का फ्रेंड को दे देता है, कोई उसको कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। जैनिंग अपना कपड़ा खोल रही थी जो कि उसका पानी में गिरते टाइम पहन रखी थी। मैं देखते उसे कुछ मिलता है, तब वो लूफांग को फोन करते वो तुम मुझे सब सच बताओ। बोलती मुझे बचाने के लिए क्या फायो आया था ना। लूफांग इस बात पे चुप हो जाती, समझ जाती क्योंकि उसके कपड़े में से फायो का रिंग मिला था। जब वो इसे एंगेजमेंट करने के लिए पहुंचता है, तो एंगेजमेंट के लिए पहुंचती है तब वो बोलती है तुम ये एंगेजमेंट अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, तो मुझे लगता तुम बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और चॉइस होता तो मैं नहीं करता। बोलती है कि तुम इतने अमेजिंग हो, तुम कोई ना कोई और चॉइस कर ही सकते हो। बोलती है इसलिए वो बोलती है कि लास्ट टाइम मैं पूछ रही हूँ कि तुम सचमुच मुझसे एंगेजमेंट करना चाहते हो। तो फायो अपने दादाजी की तरफ देखता है और फ्लावर तानियान को दे देता है और तांगलिन बहुत खुश होती है। तभी फादर अनाउंस करने वाले थे किसी और को ऑब्जेक्शन नहीं है ना। तभी हम देखते हैं जिंगयान आती है, बोलती मुझे ऑब्जेक्शन है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्त रिगार्ड आते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, पर उसके फ्रेंड लोग हेल्प करते हैं। वह कहती है कि शादी बस बिजनेस के लिए की जा रही है। तो फायो को पास जाती है और फिर उसको किस कर लेती है और वो कहती है हम देखते हैं कि वो बहुत मजा ले रहा था। जैनिंग बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और कहते हैं कि तुम अपने फैमिली के लिए मेरे साथ अभी नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। फिर वो उसको रिंग पहनाती है और बोलती है कि अब से तुम मेरे हो, और बोलती है कि मैं जरूर आऊंगी एक वापस पाने के लिए। और वो जाने लगती है और उसके पीछे जाने लगता है तो तानलिन को बहुत गुस्सा आता है। फायो उसे उठाकर कहता है तुमने मुझे रिंग पहनाई, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और इसके बाद वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मूफांग और तानलिन बस देखते ही रह जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फायो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो गई हो किसी की शादी रुकवाने की, और साथ में मैंने उस शादी में से दूल्हा भी तो किडनैप कर लिया। फायर पूछता है कि अगर वहाँ के लोग तुम्हें निकाल देते तो। वो बोलती मुझे पता था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते। बोलते अगर तांगलिन तुम पर अटैक करती तो बोलते कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते। फिर इसको हक कर लेती है। फायर बोलता है कि मुझे किसी ने बहुत तेज से मेरे फिंगर पे काटा था। तब जिंगयांग उसके फिंगर पे किस करती है। तब फायर उसको बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई पहले ही बता देता तो फिर मेरी भी हाल मेरी बहन की तरह हो जाता। यहाँ आने से पहले ही मेरा मौत हो जाता, क्योंकि उसको दादाजी यहाँ बुलाए थे। जैसे कि किसी ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया, जैसे कुछ साल पहले मेरे मॉम डैड का भी एक्सीडेंट हो गया था। मुझे वो पर्सन को ढूंढना है। तब वो बोलते कि मैं तुम्हारा हर चीज में सपोर्ट करूंगी। हम लोग देखते हैं कि फायर क्रैकर्स छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तब जैनिंग उसको पकड़ कर बोलते कि तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब फायर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। फिर वो किस करने लगता है। तब फ्रेंड लोग बोलता है कि हम लोग इतना तैयारी कर दिए हैं, अब उन लोग किस क्यों देख रहे हैं, उन लोग को अब छोड़ दिया जाए। मिया बहुत इंजॉय कर रही थी उन लोगों को देखकर। जैसे कि हैकर फ्रेंड मिया को हेल्प करने वाला था, उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे मीना को भेजता है सुपर बाइक के साथ, क्योंकि उसको सुपर बाइक्स बहुत पसंद थी। अब वो हेलमेट मांगता है तो उसे लगता है कि उसके साथ पीछे बैठाएगा, पर वो अपना हैकर दोस्त को लेकर चला जाता है उसको वहीं पर छोड़कर। जब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी थी मिया वहाँ पर पहुँच जाती है। वो पीछे से जा रही थी तो उसको एक पंच मारने ही वाला था, पर वो रुक जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड को जोर से फेंक कर मारता है कि वो ही हेल्प कर रहा था ये सब करने के लिए। तानियान को भाई को देखते जो उस पर बहुत
चिल्ला रहा था कि जो लड़के तुमसे प्यार नहीं करता तुम उस लड़के के साथ शादी करने जा रही थी और देखो तुम्हारा रिश्ता भी टूट गया। इसकी वजह से कंपनी का कितना सारा बदनामी हुआ, मेरा बदनामी हुआ। बोलते कि आपको अपनी रिस्पेक्ट कितनी पड़ी है तो मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। मोफांग भी आया था जो उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो अपने आप से बोल रही, फायो से मैं प्यार किए, क्या मेरी गलती थी? क्या मेरी शादी टूट गई? क्या मेरी गलती थी? मेरे शादी में कोई और मैं दुल्हा को लेकर चले गया, क्या मेरी गलती थी? अब बोलते बोलते नीचे गिर जाती है। तब लुफांग जाता है उसे उठाने के लिए। तब बोलता तुम भी मुझ पर ही हंसने आए हो। उसको हटाती है। बोलते कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरी शादी में मेरे हस्बैंड को कोई और लेके चले गया। अच्छी। बोलते कि तुम पर कोई नहीं हंस रहा है, क्या मेरी गलती है? मोफान भी उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसका भी हाल तो उसी तरह हो रहा था। उसके बाद उसका मूड ठीक होता तो लुफांग उसको कॉफी देता है। अब बोलता है तुम पहले से बहुत ही चेंज हो गई हो। जब तुम फर्स्ट टाइम आई थी तुमने मुझे ऑफर दिया था अपने कंपनी में आने के लिए। मैं काम करना चाहता था क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सैलरी मिलता, पर मेरे क्योंकि वो अपने डैड से प्रॉमिस कर रखा था वो कंपनी नहीं छोड़ेगा, इसलिए। घर पे जांग अपनी मॉम पर चिल्ला रहा था। वो अपनी मॉम पर चिल्लाता है कि हम लोग भी तो इसमें इतनी मेहनत से इस कंपनी को चला रहे थे, मैं वही क्यों यहाँ के वारिस रहेंगे? इससे मेरी कोई गलती नहीं है कि मेरे पापा नहीं है। अगर पापा होते तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलती। ये बात सुनकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और वो अपने पापा को भी घूरकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कोई बंदा रहता है, वो बोलता है कि फायो बहुत कर लिया है, अब इसको मरने का टाइम आ गया है। फिर फायो देखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कोई जैनिंग थी जो उसको सरप्राइज देने के लिए वो यहाँ आई थी। वो उसको लेकर जाती है स्टार्ट देखने के लिए, उसका टेंशन उतारने के लिए। फिर वो उसका शर्ट का अनबटन करने लगती है। फिर बोलते तुम क्या कर रही हो, क्या मत करो मत। बोलते कि ये कपड़े सिर्फ ऑफिस में ही अच्छे लगते और टेंशन अपने ऑफिस में ही रखो, यहाँ पर टेंशन करने का जरूरत नहीं जब मेरे साथ रहते हो। तो अपने कपड़े चेंज करने लगता है। तब यांग बोलती है तुम क्या कर रही हो, मेरे सामने कपड़े क्यों उतार रहे हो? फिर भी वो चेंज करता है, उसका बॉडी देखती है और मजे भी लेती है। फिर फायो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने तो उतार ही सकता हूँ क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हारा ही तो हूँ। हम देखते हैं कि जियांग को प्यार से हेयर उसके फेस से हटा रहा था। जब वो उड़ती है तो वो कहती है मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लुफांग से मिलने के लिए कल जाना है। उसके स्टूडियो में मैं काम करना स्टार्ट की हूँ। फायो को फेस देखकर कहती है कि जेलस हो रहे हो क्या? नहीं, मुझे क्यों होगी जेलसी? पर वो जेलस हो रहा था। तब वो कहता है कि अगर तुम्हें काम करना था तो मुझे भी तो बता सकती थी ना, मैं तुम्हारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में कोई भी पोजीशन दिवा देता। जिसके बाद जियांग उसको किस करने के लिए पास आती है, दोनों पास आते हैं पर सीट बेल्ट उसको करने नहीं देता है। जब वो घर पर आती है और लाइट ऑन करती है तभी उसके पापा रहते हैं और पूछते हैं तुम रिलेशनशिप में हो क्या? तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तुम्हारी मरी हुई माँ को मैं क्या फेस दिखाऊंगा? फिर वो घर जाकर फायो को मैसेज करती है मैं आ गई हूँ। फिर वो चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फायो अपने पेरेंट्स और सिस्टर का एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। दादाजी गार्डन में रहते हैं। वो पहले का टाइम उनको याद आ जाता है कि इनकी बेटी बिना परमिशन या किसी से शादी कर ली थी और वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आई थी तो बहुत खुश हुए थे। फिर हम देखते हैं कि जियांग बिना परमिशन का फायो को ऑफिस में पहुंच जाता है अपने कुछ लोगों को लेकर और वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 वीक देता हूं, जिसके पास जितनी शेयर होगी वही इस कंपनी का प्रेसिडेंट होगा, ना कि दादाजी को कहने पर जो तुम बन गए। तभी फायो कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से अकेले में कुछ बात करना है। तभी वो अपने लोगों को जाने के लिए बोलता है। इसके बाद फायो उसे पेन से आँख पर पॉइंट करता है और कहता है कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ तुम उन लोगों से दूर ही रहो। तभी उसके बीच में जियांग का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि मैं आज लुफांग के साथ क्लाइंट को अटेंड करने जा रही हूँ। तब वो बोलता है ठीक है। वो कहता है 1 वीक बाद देखते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर्स मेरे पास ही होंगे। हम देखते हैं फायो को बचपन से ही पसंद नहीं करता था। वो अपना हाथ काट लेता था, मम्मी को बोलकर मार भी खिलवाता था। मीना बैठ के कॉमिक ड्रॉ कर रही थी। तभी देखती है कि फायो का दोनों दोस्त आ रहा था तो उसके पास दौड़ी जाती है पर वो दोनों ही इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब मीना बस खड़ी रहती है। फिर मीना कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है, पर वो इग्नोर करके चला जाता है। ये पीछे खड़ा हैकर दोस्त देख रहा था। फायो अपने डैड को ऑफिस में आता है जो बहुत सालों से बंद थी, वो कुछ प्रूफ छोड़ने के लिए। तभी वो टूटा हुआ फोटो देखता है। वो अपने आप को प्रॉमिस करता है कि मैं आपके कातिल को जरूर ढूंढ लूंगा। तभी उसके दादाजी बताता है कि 40% शेयर तुम्हारे मॉम के नाम सियांग को ट्रांसफर होने वाली थी और वो पता नहीं कहाँ चले गया है। तो सिनियान है ही नहीं तो 40% शेयर्स वेस्ट है। फायो अपने दोनों दोस्तों को बताता है क्या पता सैनिंग लास्ट टाइम जियांग के साथ ही उसे कुछ दिया हो। फायो अपने दोस्त को बोलते हैं जायगा पर नजर रखने के लिए और वो नजर रख रहा था। तब उसे पता चल जाता है कोई उस पर नजर रख रहा है। तभी हम देखते हैं कि लुफांग के साथ जॉइनिंग क्लाइंट को अटेंड करने के लिए आती है। कोइंसिडेंटली वहाँ पर फायो भी आ जाता है।
वो मुफान को साथ देखकर जेलस हो जाता है। जिनयांग उसको हाँ भी बोलती है पर वो इग्नोर करता है। उसे वो ड्रिंक पर ड्रिंक की जा रही थी। वो चाहती थी कि फायो आए उसे रोको पर वो नहीं रोकता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर फायो कॉल करती, बोलती कि तुम मुझसे क्या प्यार नहीं करते हो? मुझे ऐसा ही लगता है कि तुमने मुझे रोका तक नहीं। फायो पीछे से छुपकर देख रहा था, वो हंस रहा था। तभी वो देखता है कुछ लोग जिनयांग को पीछा कर रहे हैं और उन लोग को पता नहीं रहता है कि फायो पहले से ही वहाँ था। बहुत अच्छी तरीके से उस लोग को धुलाई कर देता है और जिनयांग को पता भी नहीं लगने देता कि वो ऑलरेडी पहले से ही ड्रंक थी। अब बोलता है कि तुम मेरी कार ढूंढो। कार ढूंढने लगती है तब उन लोग को अच्छे से पूछते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर, फिर मैं बताऊंगा। फिर उस लोग का धुलाई करने लगता है। वो उसको किस करने के लिए टाई पकड़ने वाली थी पर वो टाई नहीं रहता। कहता है कि जिनयांग के लास्ट टाइम में जेनिंग उसके साथ ही, हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। तभी फायो उसे कहता है कि मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, मैं वापस इस सब चीज में उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं मौका देखते उसे पूछ लूंगा। फायो जेनिंग को फोन करता है। फोन उठाने के चक्कर में उसका ब्रॉन्ज वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है और ब्रॉन्ज बाहर निकल जाता है। और ब्रॉन्ज जिनयांग उसे लास्ट टाइम दी थी, हो सकता है इसमें कुछ प्रूफ हो शेयर के रिलेटेड। वो बोलता है कि मैं तुम्हें 20 बार कॉल किया, तुम्हें पता है और ड्रंक के हालत में तुम क्या क्या की थी। और वो डेट के लिए जाने के लिए बोलता है। फिर वो बीच पर घूमने जाते हैं और वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर अब वो बोलती है कि यह प्लेस मेरे सपने में आया था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब आज मैं सचमुच यही प्लेस पर हूँ। दोनों किस करने ही वाले थे तभी एक बच्चा आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। लुफांग अपना डिजाइन को देख रहा था। तभी वो उसको याद आता है कि वो फायो को और जेनिंग को एक साथ देखा था। उसे बहुत बुरा फील होता है। तभी तांगलिंग वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसकी वजह से तुम अपना अलग से स्टूडियो खोल सकते हो। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको लुफांग में इंटरेस्ट आ रहा था। फायो का फ्रेंड उसका पीछा कर रहा था, उसे पता है कोई पीछा कर रहा था। वो देखना भी चाहता था पीछा करने वाला कौन है। इस सब के बारे में मीना को पता चल जाता है। वो उसको पकड़ लेती है, टर्न कर देती है और कवर कर देती है। और वो उसका फेस को नहीं देख पाता है। वो कहती है कभी कोई कपल को एंजॉय करते हुए नहीं देखा है कि, तब वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीना कहती है कि मैं तुम्हारी इतनी हेल्प की, तुम कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हो। तब वो बोलता है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझसे तुम दूर ही रहो। और उसे बहुत बुरा फील होता है। फिर हम जेनिंग को देखते हैं जो डेट पर किसी रेस्टोरेंट में आई थी फायो के साथ। तभी उसे मीना का कॉल आता है। वो बोलती ये सब बात उसको बताने लगती है। तभी फायो को भी कॉल आया था। हैकर फ्रेंड कॉल करता है और बोलते मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उसके पास कुछ प्रूफ है सीयर के रिलेटेड, इसलिए उस पर अच्छे से ध्यान रखना जेनिंग को। और ये सब बात करके फायो वापस आता है रेस्टोरेंट में। तो जिनिया नहीं रहती है। तब वो वेटर से पूछता है वो लड़की जो थी वो कहाँ गई। तो बोलते एक आदमी आकर उसे ले गया और बहुत परेशान हो जाता है। उसको बार बार कॉल करता है। फिर वो आ जाती है तो उसको बहुत टाइट से हक कर लेता है और बोलता है तुम कहाँ चले गए, तुम कभी मेरा कॉल को इग्नोर मत करना, क्योंकि वो बहुत घबरा गया था। वो आदमी कोई और नहीं, दादाजी का ही आदमी था जो उसको उनके पास ले गया। तो उससे माफ़ी मांगते कि मैं आपको पोती नहीं बनना चाहती थी पर मुझे मजबूरी में करना पड़ा। वो बहुत माफ़ी मांगती है। तब बोलते कोई बात नहीं, तुम जल्द से जल्द फायो से शादी कर लो, फिर यहाँ पे आ जाओ। तो उनके साथ डिनर भी करती रहती है। तब फायो का बार-बार कॉल आता है। तब बोलती आज हम लोगों का डेट है, इसलिए चली जाती है वहाँ से। जब फायो जेनिंग को घर छोड़ता है तब उसे एक मिस्टीरियस आदमी घर से निकलता हुआ दिखता है। तब वो बोलती है कि ये वही आदमी है जिन्होंने मेरे को इटली में किडनैप किया था। तब फायो उसका पीछा करने लगता है। फायो उसको पीछे चल देता है। जेनिंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पे तांगलिंग आ जाती है। तांगलिंग को बोलती है सब उसको हेल्प करने के लिए। तब वो उसका हेल्प करती है और वो दोनों उसी के पीछे चले जाते हैं। वो लोग एक प्लेस पे चले जाते हैं। फायो भी इसका पीछा कर ही रहा था बहुत टाइम से। जिनिया ने घर से चुरा लिया था ब्रॉन्ज वाला बॉक्स, वो कार में डाल देता है। वो कार को बंद कर देता है। वो देखता है और वो दोनों भी पहुंच गई थी, वो भी देखती है। फायो मिरर को तोड़ता है वो ब्रॉन्ज वाला बॉक्स निकालने के लिए। तभी तो मिस्टीरियस मैन वो गाड़ी को ऊपर से नीचे गिरा देता है। यहाँ पे फायो मौजूद था। हम लोग देखते हैं जब फायो के ऊपर कार गिर जाती है तो जेनिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जेनिंग के पापा कहते हैं कि ये सब के बारे में मेरी बेटी को कुछ नहीं पता, उसे प्लीज कुछ मत पूछना। मुझे बस बोला गया था कि उस कार में कुछ बुरे लोग हैं, उन लोग को बस हिट करना है। उस कार में एक फैमिली है, प्लीज तो मेरे बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। तब फायो कहता है कि सचमुच तुमने ही किया है। फायो उनको धक्का देके चला जाता है। जेनिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या होता है। फायो समुद्र के किनारे खड़ा था तो जेनिंग वो बॉक्स लेकर जाती है। वह कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे और डैड के बीच में क्या हुआ। तभी फायो बोलता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। बोलती है पर क्यों, मुझे कुछ रीजन तो दो। वो बोलता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था ये ब्रॉन्ज लेने के लिए।
जैनिंग बोलती कि तुम ऐसा नहीं हो, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ, पर फायो वो अपने बात पे विश्वास करवा ही लेता है। तब जैनिंग उसको किस करती है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब उसे काट लेती है, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। जब दादाजी को उनकी बेटी का सच पता चलता है तो वो पूछते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायो कंपनी पहुंचता है पर उसका कजन ऑलरेडी वहाँ था कॉन्फ्रेंस लेकर। फायो सब शेयर होल्डर को अपनी मदर का स्टैम्प दिखाता है। मैं उनका 40% शेयर अपने नाम कर सकता हूँ। और उसका कजन बोलता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है, इस शेयर का कोई काम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मासी अपने पापा से लड़ती है और कहती है, आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, आपने बस अपनी दूसरी बेटी से ही प्यार किया था। उसका मरने के बाद कंपनी उनके बच्चों को दे दिया। फिर दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है, वो गिर जाते हैं। दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो गया था, इसलिए जैनिंग को लेकर उसके पापा दूसरे शहर जाने लगे। मीना की माँ उसे बहुत समझाती है पर वो नहीं रुकते हैं। कुछ समय बाद लूफांग आ जाता है जैनिंग को ढूंढने के लिए, पर मीना की माँ बोलती है कि वो लोग कुछ समय पहले ही यहाँ से निकल गए हैं। वो अपना कजन को पकड़ लेता है और गुस्से से देखता है तो उसके फ्रेंड लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अभी उसे पता चलता है कि दादाजी का हार्ट अटैक आ गया है। वो दौड़ घर जाता है। दादाजी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो डॉक्टर को बोलते हैं हेल्प करने के लिए, पर कुछ नहीं हो सकता है, डॉक्टर बोलते हैं। फिर फायो को मासी बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, इस कंपनी में ना ही इस घर में तुम्हारे से कुछ लेना देना है, क्योंकि तुम अपने पिता का नाजायज औलाद हो। तुम मेरी बहन का असली औलाद नहीं हो, इसलिए तुम इस प्रॉपर्टी के वारिस नहीं हो। तभी लूफांग जैनिंग को रोक लेता है। फायो के दोस्त लोग बातें कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो लोग थे वो बाहर नहीं आ सकते थे और जो बाहर थे वो अंदर नहीं जा सकते थे। तब मीना कॉल करती है, कहती है कि मुझे बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तब वो कहता है कि तुम अंदर जाओ, हम आ जाएंगे। जैनिंग को तभी मूफान बता देता है कि उसके पापा के वजह से फायो का मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से फायो उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो अपने पापा को देखती है और रोने लगती है। दादाजी फायो को आखिरी टाइम में कुछ बोलना चाहते थे पर वो पहले ही उनका डेथ हो जाता है। जैनिंग रेस्टोरेंट में बैठी रहती है, उसके साथ लूफान भी रहता है। तो जैनिंग बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फांगसंग कंपनी में सीक्रेट रास्ता से पहुंच जाता है। मीना से वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर तुम मेरी प्लान में ही नहीं हो। मैं यहाँ पर अपने बॉस का हेल्प के लिए आया हूँ। तब मीना रोने लगती है। वो बोलता है तुमको ऐसा नहीं लगता है? तो मीना बोलती है क्या कि कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है तुमसे, जो कि उसका हैकर फ्रेंड रहता है। तब मीना उसे प्यार से देखने लगती है। तभी हम तांगलिंग के भाई को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में आता है, बोलता दादाजी मर चुके हैं। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फायो समुद्र के पास जाता है। वो याद करता है उसके मॉम डैड का भी मौत हो गया, उसके दादाजी भी छोड़कर उसको चले गए हैं, इसका सिस्टर भी उसको छोड़कर चली गई है। फिर वो जैनिंग को भी याद करता है जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। जैनिंग बार बार फायो को कॉल करती है पर वो कॉल लगता नहीं है। अभी तांगलिंग और लूफान भी आ जाते हैं, बोलते हैं कि फायो का कुछ पता नहीं चल रहा है। तब जैनिंग हर जगह जाती है उसे ढूंढने के लिए, जहाँ वो फायो के साथ गई थी, पर वो नहीं मिलता है। फिर वो समुद्र के पास जाती है तो देख फायो समुद्र में कूद गया है। तो उसे बचाने के लिए वो भी कूद जाती है, उसे मुंह से हवा देती है और उसको पानी से बाहर निकालती है और उसे बचा लेती है। सब लोग मिलकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे जैनिंग बहुत ही रो रही थी। जैनिंग लूफान के सामने बैठी रहती है, बोलती है देखो मैं आ गई। जैनिंग फायो के सामने बैठी रहती है और फायो को सपना आ रहा था उसके मॉम डैड, उसकी बहन, उसके दादाजी सब छोड़ के चले गए हैं और उसे एक आदमी उठा कर लेके जा रहा है। तभी उसको पैनिक अटैक फिर से आने लगते हैं। वो डॉक्टर को बुलाती है जैनिंग। फिर वो एक पेंटिंग देखता है, उसको देख के बहुत तेज रोने लगता है। जैनिंग आती है, उसको अपना हाथ देती है। फायो हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि फायो डिप्रेशन में चला जाता है दादाजी का मौत के बाद। जैनिंग उसका ख्याल रखती है। वो कहती है कि आज से कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मूफांग बार में बैठकर अपना डिज़ाइन देख रहा था। तभी तांगलिंग आ जाती है। वो कहती तुम बहुत फोकस से काम कर रहे हो और पूछती है क्या तुम अभी भी जैनिंग को लाइक करते हो क्या? वो बोलता है मुझे नहीं पता, जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मिला था तब बहुत डिफरेंट थी, पर जब से वो फायो का घर से आई वो बहुत अलग हो गई है। तुम अपना बताओ, तुम अभी भी फायो को लाइक करती हो क्या? नहीं, अब नहीं, मुझे वो दोनों को देखकर खुशी मिलती है। मीना एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉमिक बना रही थी। तभी हैकर फ्रेंड आ जाता है। उससे वो कॉमिक ले लेता है और देखने लगता है। वो गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे विलन बनाई थी और हान सांग को हीरो बनाई थी। तभी मीना को रियलाइज होता है कि वो भी उसे लाइक करना स्टार्ट कर दी है।
जैनिंग उससे प्यार से पूछती है कि मुझे बताओ, अपने आप तक मत रखो, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जैनिंग सभी फ्रेंड को डिनर के लिए बुलाती है। जैनिंग डिनर का रेडी कर रही थी, तभी वो फायो विंडो के पास खड़ा रहता है। वह फिंगर से नॉक करती है, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको इग्नोर करता है। मीना दोनों को साथ देखकर वह पूछती है क्या तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो क्या? वो दोनों मना कर देते हैं, नहीं। एक कंपटीशन होने वाला है जिसका ऑफर टांगलिंग मुफान को देती है। तभी मुफान इस ऑफर के लिए जैनिंग से पूछता है, पर वो मना कर देती है। उसे फायो का ध्यान रखना था इसलिए। तभी मीना का मुंह में हैकर फ्रेंच फ्राई खिला देता है, वो उसे गला लग जाता है। इंसान उसको पानी देता है, तब हैकर फ्रेंड को वो भी उसका केयर करने लगा है। अब उसका क्या होगा? जैनिंग मासी को बोलता है कि 17 साल पहले किया था, उन्हें पता चल गया है कि मासी ने ही उनका मॉम डैड का एक्सीडेंट कराया, उसका सिस्टर का भी एक्सीडेंट करवाया है। मासी बोलती है कि तुम किसी को भी बिना प्रूफ को कैसे ब्लेम कर सकते हो। तब जैनिंग उनको प्रूफ दिखाती है और कहती है कि सैनिंग के साथ तो मैं खुद ही लास्ट टाइम थी जब एक्सीडेंट हुआ था। और रही बात 17 साल पहले की, तो मेरे पापा ने मुझे फोन का रिकॉर्डिंग दिया है जिसमें आप कह रही हैं कि उस कार को हिट करना है। तभी लुफांग के पापा दादाजी का एक वीडियो चला देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया हूँ, पता है तुम इतना नफरत क्यों करती हो, तुमने फायो का फैमिली को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो ये सब मैंने ही किया है बोलती। तभी उसका कजन का पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है जब पता चलता है कि उसकी माँ ने ये सब काम किया है। वो एक्चुअली इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो अपने पिता का नाजायज औलाद थी। वो अपनी बड़ी बेटी, उसे लगता था कि वो अपनी बड़ी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं। लुफांग के पापा लुफांग को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि तुम पुलिस को कॉल करो। तभी लुफांग और टांगलिंग फायो की माँ को लेकर आ जाती है। जब उसकी मासी गार्डन को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तभी जैनिंग जाती उसे रोकने के लिए, पर उसको पकड़ लेती है और बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमने मेरा प्लान पूरा बर्बाद कर दिया। फिर पीछे से हानसान आता है, उसे मासी को पकड़ लेता है। फिर उसकी सिस्टर आ जाती है, बोलती है तुम जिंदा कैसे, तुम मर चुकी हो ना। जब प्यार से उससे बात करती, बोलती कि मैं तुम्हें अपने सिस्टर की तरह ही प्यार किया है और पापा ने भी तुमसे बहुत प्यार किया है, उन्होंने तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी भी बना रखी थी। उसको एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया, फिर पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। फायो भी बहुत दिन बाद अपने मम्मी से मिलता है। टांगलिंग और लुफांग भी एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर दिए थे और मीना और हैकर भी अच्छे से लाइफ स्पेंड करने लगे थे। फायो बोलता है कि अब मुझे बुरे सपने नहीं आते और वो जैनिंग के साथ भी अच्छा से लाइफ स्पेंड करना चालू कर दिया था। ये स्टोरी का इस ड्रामे का यहीं पर हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग प्लीज बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट ड्रामा को मैं हिंदी एक्सप्लेन करूं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग इससे पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा चैनल को सपोर्ट मिलता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।